मोटर होम का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में राज्य में कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ मिलेगी सभी तरह की सुविधाएं। सेवाधाम के नाम से जाना जाएगा नकलंक। सीएम धामी ने की घोषणा, कहा सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार संकल्पबद्ध। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को पंचवर्षीय योजना तैयार करने के निर्देश। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर। बढ़ते तापमान के साथ बढ़ी आग की घटनाएं। उत्तराखंड में 13 जगह लगी जंगलों में आग। 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। नींबू को लगी महंगाई की नजर। उत्तराखंड में आसमान चढ़ते दाम से ग्राहकों का जी खट्टा। 320 किलो रुपए बिक रहा नींबू। उत्तराखंड में कोरोना का असर हुआ कम। 24 घंटे के भीतर मिले सिर्फ 2 संक्रमित। रिकवरी दर 96.5 और संक्रमण दर 0.07% दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है और सीएम ने विकास में विपक्ष से एक सार्थक पहल की अपेक्षा की है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से की है मुलाकात। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से की मुलाकात। देहरादून से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा और सीएम ने विकास में विपक्ष से एक सार्थक पहल की अपेक्षा की है। यह खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से की मुलाकात। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है और विभिन्न विषयों पर इसको लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जा सके, इसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं पर सीएम धामी ने विपक्ष से एक सार्थक पहल की अपेक्षा की है। तो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए इस मुलाकात में चर्चा हुई है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से की है मुलाकात। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा हुई है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो वहीं पर सीएम धामी ने भी विपक्ष से एक सार्थक पहल की अपेक्षा की है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देहरादून से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। और विकास में विपक्ष से एक सार्थक पहल की अपेक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। चक्राता से विधायक हैं प्रीतम सिंह, जिन्होंने आज सीएम धामी से मुलाकात की है। और देहरादून से ही इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन का समापन हुआ है। समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और कई इंजीनियर भी रहे मौजूद। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की नई कार्यकारिणी का आज चुनाव है। सीएम को इंजीनियर्स की समस्याओं के निस्तारण देने की मांग और डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन का समापन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और कई इंजीनियर भी रहे मौजूद। सीएम को इंजीनियर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए मांग पत्र देंगे और डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन का समापन हुआ है।
जहां पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और कई इंजीनियर भी इसमें मौजूद रहे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन का समापन, जिसमें पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समापन समारोह में पहुंचे हुए हैं। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली भी इससे रहे मौजूद। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की नई कार्यकारिणी का आज चुनाव है। सीएम को इंजीनियर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए देंगे मांग पत्र। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में कांग्रेस के नए नेतृत्व की घोषणा क्या की, उसके बाद से हल्ला मच गया, क्योंकि एक तो गढ़वाल से कांग्रेस आलाकमान ने किसी नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो वही नेता प्रतिपक्ष को लेकर प्रीतम सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनके कार्यकर्ता अब आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। प्रीतम सिंह के करीबी माने जाने वाले गिरीश पुनेठा ने पहले हरीश रावत पर खुलकर निशाना साधा और अब आलाकमान के फैसले पर ही सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि पहले टिकट बिके थे, अब नेता प्रतिपक्ष का पद करोड़ों रुपए में बिक गया। उन्होंने राहुल गांधी को संज्ञान लेने का आग्रह किया है। हालांकि इतने बेबाक बोल के बावजूद आज तक गिरीश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर लक्सर से सामने आ रही है। लक्सर सिविल बार की नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए पिछले महीने से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और आय व्यय निरीक्षक के 6 पदों पर एक उम्मीदवार का ही नामांकन आया था। नामांकन पत्रों की जांच और वापसी के बाद 7 अप्रैल में मुख्य चुनाव आयुक्त चौधरी भूप सिंह और सहायक चुनाव आयुक्त सचिन कुमार ने इनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी थी। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों के 5 पदों पर 5 ही नामांकन पत्र आने पर उनका भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, जबकि सचिव पद के लिए राकेश कुमार शर्मा और राजेश सैनी उम्मीदवार हैं। आज सचिव पद के लिए दोनों उम्मीदवार के बीच मतदान कराया जा रहा है। अगली खबर पौड़ी से सामने आ रही है, जहां पर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रांची में खेल मैदान में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभागियों के लिए हर तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इंडोर स्टेडियम में हो रहे सभी कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने राशि खेल मैदान में मल्टीपर्पज हॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कैंटीन आदि के लिए सुविधाओं का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम इकाई देहरादून को निर्देशित किया कि समस्त कार्यों को निर्धारित समय के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करें। खानपुर क्षेत्र के ढंडेरा में अमन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पिंकी के सीने में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया, जिस कारण पिंकी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके आनंद फानन में पिंकी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने पिंकी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तब तक पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। ये ढंडेरा क्षेत्र में एक सूचना आई थी, जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करने की सूचना थी। सूचना पर जब मौके पर पहुंचे थे तो महिला घायल अवस्था में पड़ी थी, तो बाद में इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां मृत घोषित महिला को कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, क्या कोई विवाद चला हुआ रहा था? इस बात की जाँच की जा रही है। हाँ, इसको हिरासत। और तो अगली खबर की तरफ। लक्सर के प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान अस्पताल के संचालक व स्टाफ मौके से भाग गए। बाद में परिजनों ने अस्पताल पर पथराव भी किया। आरोप है कि अस्पताल संचालक एम्बुलेंस बुलाकर उसे हरिद्वार के एक नर्सिंग होम ले गए। देर शाम एम्बुलेंस पिंकी के शव को लेकर वापस आई। परिजनों ने पूछा तो पता चला कि इलाज के दौरान पिंकी की मौत हो गई है। इस पर महिला के ससुराल और मायके से काफी लोग अस्पताल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा के दौरान अस्पताल संचालक व स्टाफ वहां से भाग गया। बाद में गुस्साए परिजनों ने पथराव कर अस्पताल के शीशे तोड़ डाले। सूचना पर कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस
मृतक महिला के परिजनों से बातचीत कर रही है। रेल पुलिस को महिला का शव उठाने नहीं दे रही है। अब जब डॉक्टर को बताया क्या नाम ऑपरेशन मांग रही और ऑपरेशन में इसको परहेज भी चाहिए, तो जब ऑपरेशन हो गया ये हरिद्वार से लेकर क्यों आए यहाँ पे, जब वहाँ से ले आए यहाँ पे तो क्या नाम फिर इन्होंने दवाइयाँ करी। दवाइयाँ करने के बाद में फिर क्या नाम जब इसको इन्होंने इनके कब्जे में नहीं हुई तो उन्होंने कहा हरिद्वार ले जाएंगे। हरिद्वार ले जाने के बाद में इन्होंने कहा कि इस मरीज को भर्ती कर लो। तो जब वो भर्ती उन्होंने कर ली तो उन्होंने ये क्या काम करे, जो हमारे साथ थे ये छोड़ कर भाग गया हमें। ये छोड़ कर भागने के बाद में फिर हम वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं मिली जो जिसे हम यहाँ पे ले आए पिंकी को। तो फिर हमने ज़बरदस्ती वहाँ से उधार सुधार करके एम्बुलेंस करके लानी। जी वो भाई एम्बुलेंस वाला लेकर आया। जी भयंकर डॉक्टर ले जा रहा कि मरीज को हम भर्ती करेंगे तो बीच में छोड़ कर क्यों भाग कर आया हूँ। गलती नहीं क्या डॉक्टर की, बताओ गलती नहीं क्या डॉक्टर की। कल यहाँ पे हमने अपनी भाभी एडमिट करी थी यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में इन्होंने कहा था 4 दिन यहीं पे रहेंगे और जब वहाँ से ऑपरेशन इन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल में करवाया था। संजीवनी हॉस्पिटल में 6 बजे उस पर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था और 8 बजे बच्चा आया था। वहाँ से 11 बजे फिर इन्होंने यहीं पे शिफ्ट करी। फिर उसके शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम 12 बजे करीब चाचू लेने के टाइम घर वहाँ जा गए घर। तो हम 4 बजे करीब घर आए, यहाँ से आए जी। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने यहाँ से डॉक्टर थे जो यहाँ पे डॉक्टर थे, यहाँ से भी वो क्वेश्चन नहीं मिला जी हमें। यहाँ से गेल भाग लीजिए। अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महाधिवेशन के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे संसाधन किस दिशा में जा रहे हैं, हमको किन संसाधनों की आवश्यकता है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर मुख्य सेवक हूं, ये प्रश्न इनका भी नहीं कि जो मंच पर बैठे हैं, ये प्रश्न हम सब लोगों का है। और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? थोड़ी सी बात हो गई तो अभी आपकी बात पर भी आएंगे। क्यों सुधीर जी? भाई ये प्रश्न केवल मेरा है क्या? ये प्रश्न हम सबका है, ये पूरे सभा मंडप का प्रश्न है। ये अधिवेशन जहां हो रहा है, पूरे इसके अंदर जितने लोग हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, हम सबका प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोगों को मिलकर खोजना होगा। क्यों धीरज? ठीक है ना? हाँ बैठ जाओ। तो हम सब लोग जब मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। कुछ आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं, कुछ मांगों के लिए तो मैं, हमारे बेलवाल जी ने, उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की कौन सी मांग है ये, पूर्व विभाग की डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु डिप्लोमा इंजीनियर समस्या समाधान समिति का गठन किया जाएगा। मैं श्री आनंद वर्धन जी को यहीं से कह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस समिति का गठन करेंगे और इसमें जिसको भी नॉमिनेशन करना होगा उसको हम लोग करेंगे। क्योंकि लंबे समय से आनंद जी आप सबके बीच में काम करते रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारी संगठन हो, चाहे आपके डिप्लोमा इंजीनियर्स के संगठन हो, बहुत सारी जितने भी इस प्रकार की हमारी समितियां हैं या जितने भी हमारे ऐसे जो भी हमारे एसोसिएशन हैं, उन सारे एसोसिएशन को आप अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। आनंद जी, इनकी जितनी भी हमारी ये लगभग कितनी है 19 सूत्री मांगे हैं, इनकी सभी 19 सूत्री मांगों पर वार्ता करके इनका जो भी समाधान हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 19 की 19 का समाधान होगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो हमने ऊर्जा विभाग के साथ भी हमने इस प्रकार की बैठक करी थी। ऊर्जा विभाग के लोगों ने बीच में आंदोलन कर दिया था चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, तब आचार संहिता लगी हुई नहीं थी और उन्होंने कहा हम चक्का जाम करेंगे, 5 तारीख 6 तारीख से पूरी बिजली की कटौती कर देंगे, बंद कर देंगे।
सारा तालाबंदी कर देंगे। तो हम उनकी बात सुनते रहे। कई दिन बीत गए। बीतने के बाद मैंने कहा भाई कम से कम वार्ता तो करोगे। वार्ता के लिए वो लोग आगे आए, हम लोग भी वार्ता के लिए बैठे। और वार्ता के लिए जब हम बैठे तो आनंद जी कितनी मांगे? 12 थी ना उनकी, 12 मांगे थी उनकी। यहां पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबर की तरफ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन के पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल एक अच्छी सी मुहिम चला रहे हैं। क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और बच्चे यहां पर पूरी मेहनत के साथ फौज व पुलिस जैसी ट्रेनिंग सीखते हैं, ताकि आने वाली जो भर्ती है उसमें वह आसानी से निकल सके। नायक राजेश सेमवाल का कहना है कि बच्चे भर्ती में बड़ी आसानी से निकले भी और निकलते भी हैं, क्योंकि मैं उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग देता हूं ताकि मेरे बच्चों को भर्ती में कोई दिक्कत ना हो। साथ में ये भी है कि जो लड़का लड़की यहाँ पर आते हैं वह बड़ी लगन व मेहनत से अपने भविष्य के लिए अवश्य चयन करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। यमुना घाटी के गंगा नानी में इन दिनों 70 बालक बालिकाओं की ट्रेनिंग चल रही है। मैं गंगनानी के उत्तरकाशी में हूँ। मेरे साथ सेमवाल जी हैं। बिल्कुल लगातार जो है अपनी सेवा जो है इन जो कल का जो हमारा भविष्य है, आने वाला जो भविष्य है, उनको लेकर अपना पूरा जीवन इन्होंने जो है लगा रखा है। और हमने खुद के न्यूज़ ने खुद देखा है कि बच्चे जो बिल्कुल ट्रेनर रोड के हैं। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगा कि सर क्या मुहिम आपकी और क्या आपका ये जो है बच्चों को लेकर उद्देश्य है? जय हिंद सर। सबसे पहले आप का धन्यवाद कि आप हमारे इन बच्चों के बीच में आए हैं और लगातार आकर के आप इन बच्चों की जो प्रतिभा है उनको देखते हैं और निखारते हैं। मैं पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल गढ़वा राइफल 3 बटालियन से रिटायरमेंट होकर के, जैसे मैं रिटायरमेंट आया 2020 में, वैसे मैंने ये मुहिम शुरू कर दिया। ये दो भय जो प्रोला में चले, ये किसी भी प्रकार से किसी से बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया गया, क्योंकि ये बहुत गरीब बच्चे थे और दूरदराज के क्षेत्र के बच्चे थे। इनके अंदर एक जुनून था, जोश था अपने देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का। उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और निखारा, और जिसका रिजल्ट उन्होंने पूरे क्षेत्र उत्तराखंड को दिया है। और अभी जो ये बैच चल रहा है बरकोट गंगनानी में, ये मेरा तीसरा बैच है। ये कंटिन्यू सितंबर 2021 से चल रहा है। भर्ती पोस्टपोन होने के कारण ये बैच अभी कंटिन्यू है। क्या संदेश देंगे आप जो आने वाला हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर बालिकाओं की बात करें, बालिका भी अपनी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने ये देखा है कि आप लोग जो बिल्कुल हर मुहिम को जो है आपने पार किया है। क्या लगता है आपको भविष्य को लेकर, क्या कहेंगे आप? अगर ऐसे सर मिल गए तो मैं जानती हूँ कि बालिकाओं का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन जो चला रहा है, उसमें अच्छी महारत हासिल करके अपने देश की सेवा के लिए निकल जाते हैं। और हम सभी से गुजारिश करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो ये राजेश सेमवाल ने जो ये साहस किया है, उसको हर चीज़ से इसकी मदद की जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का हर जगह जो है डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से कि नाम जाए कि राजेश सेमवाल ने एक मिसाल पेश की है। तो ये नायक राजेश सेमवाल का जो ये कैंप चला रहे हैं, हमारी बड़ी गर्व की बात है फौजियों के लिए, क्योंकि जो अपना क्षेत्र है, इस जो युवा हैं, इनका दर्द कोई नहीं देख रहा था। राजेश सेमवाल ने इनका दर्द समझा और ये जो वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन का जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैंप लगाया है, उसके लिए हम उनकी बड़ा सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे थे, उन्हें अपने बलबूते पे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं बिना कि।
और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सचिवालय के गेट के बाहर धरने पर बैठी कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरना स्थल पर मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत भी मौजूद है। सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। जिला सहकारिता बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस कर रही है निष्पक्ष जांच की मांग, जिसको लेकर धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। तो फिर आपको बता दें कि सचिवालय के बाहर गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस धरने में मौजूद हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी इसमें मौजूद है। गणेश गोदियाल पूर्व अध्यक्ष इस धरने में शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरना स्थल पर मौजूद है। सचिवालय के गेट के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। तो देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सचिवालय के गेट के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो भी इस धरने में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस धरने में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रुद्रपुर में रामनवमी के अवसर पर भगवा झंडा रैली निकाली गई। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्ष से रामनवमी का पर्व परंपरा निर्वहन तक ही सीमित रह गया था, लेकिन इस बार रैली व्यापक तरीके से निकाली गई। यह रैली ट्रांजिट कैंप से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से निकली। इस रैली में हजारों राम भक्त उमड़ पड़े। इस दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। रैली में शामिल हजारों लोगों द्वारा जय श्री राम के घोष से पूरा माहौल राममय हो गया। ये रामनवमी का अवसर है, पवित्र अवसर है, भगवान राम का जन्मोत्सव है और पूरा हिंदू समाज पूरे भक्तिभाव से सरोवर है। आज भगवा झंडा यात्रा निकाली गई है। भगवा जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, भगवा जो धर्म की रक्षा का प्रतीक है। आज रुद्रपुर के युवा ये भगवा लेके निकले हैं, संकल्प के साथ निकले हैं, उससे भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के संकल्प के लिए हजारों हजार आज ये युवा भगवा यात्रा में निकले और सब रामनवमी के अवसर पर इस भगवा रैली को सफल बना रहे हैं। और अगली खबर डोईवाला से सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नव संवत्सर चैत्र प्रतिपदा पर नगर में पथ संचलन निकाला। पथ संचलन के दौरान नगर क्षेत्र में जगह जगह नगरवासियों व व्यापार मंडल ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत भी किया। रविवार को डोईवाला में पूर्ण गणवेश के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पथ संचलन के लिए एकत्रित हुए। इस मौके पर आरएसएस के प्रांत प्रमुख नरेंद्र रावत ने कहा कि संघ का काम समाज के बीच समन्वय बनाना है। संघ अपनी स्थापना के बाद से ही पूरे विश्व में अपने कार्यों के कारण पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि संघ अपनी स्थापना का 100वां वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगा। विषम परिस्थितियों में भी संघ ने सेवा, चेतना और नवजागरण का काम जारी रखा। आज भी देश पर आने वाली तमाम विपदाओं के समय संघ का स्वयंसेवक दीवार की तरह खड़ा रहता है। देवभूमि उत्तराखंड की फिजाओं में वक्त के साथ साथ अब प्रदूषक के घटक भी उड़ने लगे हैं।
वहीं वनाग्नि और बढ़ते प्रदूषण से उत्तराखंड के पर्यावरण को गहरा नुकसान होता जा रहा है। हाल ही में देहरादून नगर निगम के शीशमबाड़ा स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगी आग से आसपास की हवा जहरीली बन गई है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 हो गया है, जो पर्यावरण प्रदूषण का बहुत खतरनाक रूप है। इससे आसपास के लोगों को खांसी, जुकाम और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर प्रशासन कब तक मासूम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। कैसी विडंबना है देखिए कि जिस बात के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है, 70% के लगभग वनाच्छादित हमारा प्रदेश है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया को हम एक स्वच्छ हवा देते हैं, ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देते हैं, उसके बावजूद हमारे को उसका भुगतान नहीं होता, ना ग्रीन बोनस मिलता है, ना विशेष राज्य का दर्जा। हमारा विकास अवरुद्ध होता है इस फॉरेस्ट भूमि की वजह से। और कहीं ना कहीं अब उस फॉरेस्ट भूमि को जिस तरह से वनाग्नि के द्वारा पूरी तरह से समाप्त वो होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया कि अप्रैल महीने में जो हम मई में देखा करते थे, जून में देखा करते थे, वो अप्रैल महीने में ही इतनी गर्मी सिर्फ और सिर्फ वनाग्नि की वजह से हो रही है। ऐसे में मैं सरकार और शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या अकाउंटेबिलिटी आप तय करते हैं कि जिस भी एरिया में ज्यादा आग लगेगी उसका अधिकारी जिम्मेदार होगा? एक भारी भरकम फंड जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आता है, उसको कहीं लगाने की ये कवायद मैं देखती हूँ। क्यों तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।